तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक सिंह जी। तो कितने समय से आपको फॉलो कर रहा था कि एक बार आपका समय ले पाए, क्योंकि इतना बड़ा वर्मी कंपोस्टिंग प्लांट आपने बना रखा है। मैं भी चाह रहा था आप एक पूरा वीडियो के माध्यम से आपके प्लांट का रिव्यू कर उसमें समझे कि ये किसान कैसे वर्मी कंपोस्टिंग की शुरुआत कर सकता है और कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, क्या प्रोडक्शन हो सकता है, सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए हम चाहते हैं एक छोटा सा परिचय से आप शुरुआत करिए। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक है सर, पूरा नाम दीपक सिंह। मैं धनौंदा गांव का रहने वाला हूं। डिस्ट्रिक्ट मेरा महेंद्रगढ़, स्टेट मेरा हरियाणा है सर। जी जी, हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है सर। एक चीज़ हम जान रहे थे सर, जैसे अभी आप पता चला कि आप थोड़े बहुत कहीं टीचर भी है, तो टीचर के साथ साथ ये और ये वर्मी कंपोस्टिंग, ये दोनों दो लाइन की चीज़ें हैं। तो टीचर से वर्मी कंपोस्टिंग का आइडिया मतलब कहाँ से आया, किसने बोला कि ऐसा भी कोई बिजनेस है? सर, मैं टीचिंग की अगर बात करूं तो मैं पीजीटी मैथमेटिक्स में बड़े बच्चों को पढ़ाता हूं, +2 लेवल तक के बच्चों को। और सर मैंने लगभग 7 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। और इन 7 साल के दौरान जब कोरोना का टाइम आया था, तो कोरोना के टाइम से पहले ही मेरे दिमाग में कई आइडिया चल रहा था कि मुझे कुछ अपना खुद का करना है। और खुद के करने के बारे में मेरे पास विचार आया कि क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिसपे मेरी लागत कम आए और मुनाफा मेरे को ज़्यादा हो। और इसी को सोचते हुए मैंने YouTube पे सर्च किया, और वैसे भी आसपास में मैंने देखा कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो मैं कर सकता हूँ। फिर मुझे ये चीपेस्ट एक काम मिला जिसमें मेरी लागत ना के बराबर थी, और जो इसमें मुनाफा की अगर बात करें तो मुनाफा काफ़ी अच्छा है। और फिर मैंने सर स्टार्टिंग करी, मात्र 4 बेड से स्टार्ट किया था। और आज अगर आपको पीछे दिखाई दे रहा हो तो लगभग मेरे पास 100+ बेड हैं। और इनके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया तो नहीं कहूँगा, तब तक तो मैंने नहीं इतना मेरा बड़ा था ये काम। फिर भी मैंने ये जो मेरे 2.5 साल का सफ़र है, इसके दौरान राजस्थान, हरियाणा और साथ में हमारा पंजाब, इसमें मैं लगभग 35 से 40 यूनिट स्टेबलाइज करवा चुका हूँ। और अब ये काम मेरा इतना ज़्यादा हो गया, अब मेरे पास अगर ऑल इंडिया से भी अगर कहीं से ऑर्डर आते हैं तो मैं यूनिट लगवाने में सक्षम हो गया हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये पूरा एक क्रांतिकारी सोच के साथ आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सर। पर इसमें थोड़ा सा अगर और डिटेल करके हम लोग अगर समझे तो जैसे आपने बताया कि 100 बेड आपने लगवाए हैं। हाँ सर। तो एक बेड की लंबाई और चौड़ाई आप लगभग क्या रखे हुए हैं? सर देखिए, जो मेरे पास ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये जो एक बेड है, इस बेड के लिए मैं एक कागज का जो प्रयोग करता हूँ वो 9 फीट चौड़ा होता है, 30 फीट लंबा होता है सर। ठीक है। फिर उसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, ईंट लगाएंगे, और फिर उसको 2 हिस्से में बांटने के लिए बीच में एक ईंट लगा देंगे। ठीक है। तो ये जो ईंट हमने लगाई, इन ईंटों को लगाने के बाद सर क्या होगा कि हमारे पास जो बेड बनेंगे, वो बेड लगभग 3.5 से 4.25 फीट उनकी चौड़ाई रहेगी, और लंबाई हमारी 30 फीट रहेगी सर इसकी। और 2 बेड हमारे बनके तैयार हो जाते हैं सर। ओके, तो अभी के समय में जो ये सारे के सारे बेड है, मतलब पूरा आप नीचे ही कर रहे हैं या शेड वाला भी अब शुरू किए हैं अभी? नहीं सर, फिलहाल तो मैं इसको बिल्कुल ओपन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आगे का जो प्लानिंग है वो यही है। एक तो मैं इसको ग्रीन नेट लगवाऊंगा सर, और थोड़ा सा मेरा विचार है कि मैं जो टीन शेड होते हैं वो भी एक साइड में लगवा के, और अपना एक तरीके से जो हैचरी होती है ना, वो तैयार करने का मेरा आगे का प्रोसेस है। बहुत बढ़िया। दीपक जी, एक मतलब डाउट था मेरे में, जैसे बहुत सारे मैं लोगों से भी बात किया हूँ जो वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं अलग अलग राज्य में। हाँ सर। तो सबको कोई बोलता है कि हमारे एरिया में गोबर बहुत सस्ता मिलता है इसलिए हम आसानी से कर पा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हमारे एरिया में 3,000-4,000 रुपए भी कहीं कहीं लग जा रहा है एक ट्रैक्टर गोबर लेने का। हाँ सर। प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलग से। तो थोड़ा बताएंगे आपके एरिया में अगर एक ट्रैक्टर कोई गोबर लाता है तो क्या रेट आप किसानों को देते हैं जहाँ से गोबर लाते हैं, कितना ट्रांसपोर्टेशन में लगता है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताएंगे? सर मेरा जो एक ट्रैक्टर आता है उसकी लंबाई अगर देखी जाए तो लगभग 12 फीट वो लंबा ट्रैक्टर मतलब ट्रॉली होती है। उसकी चौड़ाई लगभग 6 से 6.5 फीट होती है, और ऊंचाई अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 1.25 फीट के समथिंग होता है। ठीक है। वो सर जो ट्रॉली आती है उसको हमारे लोकल भाषा में डंपर बोला जाता है, और उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 क्विंटल गोबर मेरे पास आ जाता है। और उस 40 से 45 क्विंटल गोबर को परचेज करने के लिए मुझे 1300 रुपये तो ट्रॉली के देने पड़ते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लगभग ये लगा लो कि ट्रांसपोर्ट का मिला के मेरे पास यहाँ वो 2800-2900 रुपये के आसपास पूरी एक ट्रॉली आ जाती है, जिसमें मेरे जो बेड है वो लगभग 2.5 या 3.25 बेड जो है वो बनके तैयार हो जाते हैं सर। ओके, मतलब एक ट्रैक्टर में 2.5 से 3.25 बेड बन के तैयार हो गया। और 1300 गोबर को लगा, प्लस ट्रांसपोर्टेशन मिला के कितना में आप तक पहुंच जाता है? 2800-2900 रुपये के आसपास मेरा वो टोटल उसमें खर्चा आ जाता है एक डंपर का।
अच्छा, और जो 3 बेड लगभग मान के चले, अगर 2.5 बेड ही बनता है, मतलब हाँ 2 ट्रैक्टर में आराम से 5 बेड बन जाएगा, हाँ 2 सर, ट्रैक्टर बिल्कुल में। बिल्कुल 2 ट्रैक्टर में 5 तो बन जाते हैं, 5 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही रहता है, कम नहीं रहता है सर। ओके ओके, तो लगभग 2 ट्रैक्टर का अगर दाम करें तो लगभग 5,500 के आसपास में गोबर आ गया, हाँ बिल्कुल। बेड बन गया। लेकिन ये प्लास्टिक का कॉस्ट कितना आएगा अगर सर 5 बेड की बात करें सर तो? अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक और जो मैं ब्रिक्स यूज करता हूँ, ईंटें जो यूज करता हूँ, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सर मेरे पास। बिल्कुल जैसे दो बिल्कुल। दो बेड की जो हमारे पास जो ईंटें लगती हैं वो अप्रोक्सीमेटली 140 से 145 ईंटें लगती है, ठीक है। ठीक है। और जो कागज है उस कागज को अगर खूब खींच के भी हम अगर मान के चले तो 800 रुपए का कागज 2 बेड पे लगता है। तो एक बेड की जो हमारे पास कॉस्टिंग आती है वो 400 रुपए के आसपास आती है, और वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सर। वो कम से कम 5 से 6 साल हमारा जो कागज है वो आराम से चल जाता है। ओह बहुत बढ़िया, हाँ तो सर। और बहुत बढ़िया। हाँ, ईंटों की बात करें तो जब बारिश का मौसम नहीं था उससे पहले जो मैंने ईंट मंगाई थी तो 4 रुपए 50 पैसे के आसपास एक ईंट की कॉस्ट पड़ी मेरी। अब थोड़ा सा भाई बारिश ठीक। हो गया तो इसकी वजह से ज्यादा मान लो तो 6 रुपए भी अगर आप मान के चलते हो तो ज्यादा से हम्म। ज्यादा अगर 150 ईंट हमने पूरे 2 बेड पे मानी तो 900 रुपए बने। तो एक बेड की जो ईंटों की कॉस्ट है सर वो 450 रुपए आएगी हमारी। 450 ईंटों ओके। की कॉस्ट और 400 रुपए हमारे एक बेड के कागज की कॉस्ट, तो टोटल जो 850 रुपए हमने इन्वेस्ट किए वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ईंटें तो काफी लंबे समय तक चलेंगी और कागज है वो आराम से 5 से 6 साल हमारा चल जाएगा। थोड़ा सा अगर बात करें, एक बार खाद जब रेडी हो जाए तो हाँ। उसका फिल्ट्रेशन आप कैसे करते हैं, मतलब थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर देखो, जब खाद हमारा तैयार हो जाता है तो मैं 2 तरीके से उसको हार्वेस्ट करता हूँ। एक तो मतलब दोनों क्या है कि मशीन से ही किया जाता है। हार्वेस्ट तो करने का तरीका तो वही है कि इसी तरीके से उसको उतार के हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल भाषा में हमारे यहाँ पे गोबर हटाने के लिए एक फावड़ा यूज किया जाता है, उस फावड़े से ढेरी बना के और उसको पराती के अंदर या कट्टों के अंदर डाल के मैं मशीन में डलवा देता हूँ। तो सर मैंने ठीक। पहले क्या था कि मेरे पास काम थोड़ा था तो मैंने थोड़े काम के लिए मैंने ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं बढ़ाते हुए या फिर अपना जो खर्चा है वो नहीं बढ़ाते हुए मैंने बिल्कुल नॉर्मल एक झरना बनाया हुआ था, जिसको मैंने क्या कर रखा था, एक साइड में हमारा जो बिजली का खंभा है वो, और साइड में उसका एक तार बंधा हुआ था, उस पर एक लठ लगा के और डोरी बांध के मैंने नीचे जो गेहूं छानने का एक झारना बोलते हैं हमारे यहाँ, जी वो मैंने डाला जी हुआ था और उसके अंदर खाद डाल के मैं छान देता था। लेकिन सर जी। अब क्या है कि जब हम थोड़ा काम ज़्यादा हो गया तो मैंने मशीन बनवाई है, और वो मशीन है वो मेरी ये लगा लो 2 से 4 दिन में तैयार हो जाएगी, और तैयार जी। होने के बावजूद फिर मैं उसको इस काम के लिए यूज़ करना शुरू कर दूंगा। क्या बात है, ये तो पूरा एक डिटेल हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, जो मेन चीज़ आता है कि भैया ये सब प्रोसेस हमको इसलिए करना है कि हमारे घर में कुछ पैसे आए, हाँ सर। बेच के कुछ मुनाफा कमा पाए। हाँ तो अगर इस टॉपिक पे अगर बात करें तो एवरेज मतलब आप जो बैग पैकिंग करते हैं, हाँ सर। कितने केजी का बैग कितने रुपए में बेचते हैं? सर मैं देखो 40 किलो का और 50 किलो की पैकिंग करता हूँ। मैंने अपनी ब्रांड अभी नहीं बनाई है, क्योंकि पहले मेरे पास जितना भी खाद होता था मेरे पास लोकल जो फार्मर्स है वो लेके जाते थे, और जितने भी भाई मेरे पास आए खाद लेने के लिए तो ज़्यादातर क्या है कि मैं खुला या फिर जो अपने चीनी का कट्टा होता है या फिर खल का कट्टा हो गया, ये मैं मार्केट से 10-12 रुपए में ले आता और वो उसके अंदर मैं डाल के दे देता। लेकिन अब क्या है कि काम ज़्यादा हो गया तो ब्रांड बनाना जरूरी है, उसके लिए मेरा प्रोसेस चल रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर मैं अपना ब्रांड भी बना लूंगा, जीएसटी नंबर ले लूंगा, साथ में मेरा गोदाम का काम चल रहा है, मेरा वो गोदाम का काम भी कंप्लीट हो जाएगा सर। और जब अगर बात करें इसके बेचने की तो सर खुला जो है अगर कोई बल्क में लेके जाता है तो 7 रुपए केजी, और क्विंटल 2 क्विंटल लेके जाता है तो मैं 8 रुपए केजी के हिसाब से सेल कर देता हूँ। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सर। दीपक जी, एक साथ साथ एक चीज़ और मेरे मन में आ रहा था। हाँ सर। जैसे अभी आपकी बात करें, जैसे आपने बताया प्लानिंग हम कर रहे हैं कि ग्रीन नेट लगवाएंगे, हाँ टीना सर। लगवाएंगे, गोदाम बनवाएंगे, छन्नी भी करेंगे। तो ये सब आदमी तब करता है जब उसको आने वाले समय में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखे, एक फ्यूचर दिखे उसके धंधे में। बिल्कुल सर। तो अभी तक आप जो भी रिसर्च किए हैं, जितने समय से कर रहे हैं, जितने मार्केट को आप समझे हैं, हाँ सर। वर्मी कंपोस्टिंग को आप कहाँ पे देख रहे हैं? मतलब जैसे एक तरफ है हमारा केमिकल फर्टिलाइजर आता है, यूरिया, डीएपी, पोटाश जैसे खाद का लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। दूसरी तरफ एक ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्टिंग हो गया। हाँ सर। तो ये उसके से कैसे कॉम्पिटिट करेगा ये बिजनेस? मतलब उससे किसानों को कैसे आप हो गया या वर्मी कंपोस्ट को आगे हम लोग ले जा पाएंगे? हाँ सर, या फिर मैं ये बात करूं कि अगर आप इतने प्लान करें बिजनेस को आगे करने का, तो उसके मतलब उस खाद के कंपैरिजन में वर्मी कंपोस्टिंग कैसे अच्छा है, कैसे इसको आगे ले जाया जा सकता है, या क्या फ्यूचर है? मतलब डायरेक्ट मैं ऐसे बोलूं तो सर अगर फ्यूचर की बात करें तो मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैंने देखा है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है सर। क्योंकि जब ये काम मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था कि पता नहीं काम चलेगा या नहीं चलेगा।
तो मैंने आपको बताया था मात्र 4 बेड से मैंने शुरुआत करी थी और आज मेरे पास 100 प्लस बेड हैं। और मेरे पास सर स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब मैंने ये बेड लगाए थे उसके लगाने के कुछ दिन बाद ही कोरोना आ गया था, तो मेरे जो पहला लोट है उसको बेचने में मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। लेकिन फिर जब मैंने देखा धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, मल्टीमीडिया का मैंने यूज किया, सोशल मीडिया का यूज किया, लोगों से जाके मिला, अब मेरे पास ये स्थिति है सर, आप कभी भी मेरे पास अगर कॉल करते हो तो हो सकता है कि बाई चांस ही आपको मैं ये कहूँ कि हाँ मेरे पास खाद मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे पास खाद जो है वो स्टॉक नहीं मिलता सर कभी भी। क्या बात है, ये दिखाता है इस चीज के लिए कि आप जितना भी चीजें बनाएंगे सर सेल करने के लिए उसकी खरीदार ऑलरेडी मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर इसकी मार्केट जो है बहुत बड़ी है। पहले मैं सिर्फ नॉर्मल तरीके से इसको सेल कर रहा था, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ज़्यादा जब बल्क में आ रहा है तो मेरे ज़्यादा लोगों से मेरे को मिलना पड़ेगा। लेकिन मिलने की बात ये आती है कि मुझे अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है। सबसे पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि लोग बाग पता नहीं इस चीज़ को समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है और जो प्रेजेंट में यंग जो है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो कुछ हम खा रहे हैं वो जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो बहुत गंदा खा रहे हैं, क्योंकि यूरिया और डीएपी का यूज कर करके और जो फंगीसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह जो हम ऊपर से यूज करते हैं सर, जो भी अनाज हम पैदा कर रहे हैं वो इतना खतरनाक पैदा कर रहे हैं कि जो बीमारी है उनके साथ साथ अनाज नहीं, बीमारियों को हम पैदा कर रहे हैं। इसकी वजह से अगर देखा जाए तो वर्मी कंपोस्टिंग जो हमारा पौधा होता है उसके लिए कंप्लीट एक जो फूड बोला जाता है वो होता है, और आने वाला भविष्य इसका बहुत ज्यादा ब्राइट है सर। क्या बात है, क्या बात है, मतलब पूरे डिटेल से बताओ। अब एक लास्ट चीज पूछना चाहेंगे दीपक जी, क्योंकि आप शिक्षक भी है, इसके साथ साथ आप वर्मी कंपोस्टिंग भी कर रहे हैं, तो अभी के जो किसान अगर कोई प्लानिंग करने के बारे में सोच रहा है या फिर जो ऑलरेडी कर रहा है लेकिन फिर भी एक मन में होता है ना, मन में सवाल आ रहा है कि यार आगे कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? साथ ही साथ अगर आपसे मिल के कोई किसान आपके साथ केचुआ लेना चाहे, खाद लेना चाहे, आपसे कोई जानकारी लेना चाहे, तो आपको कैसे संपर्क कर सकता है? कि आपका YouTube चैनल भी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सर, मैंने सिर्फ लोगों से मिलने के लिए और लोगों में अवेयरनेस या फिर खुद की मार्केटिंग का भी अगर हम माने तो उसके लिए मैंने अपना खुद का एक चैनल बना रखा है जिसका नाम है नेचर ग्रीन ऑर्गेनिक्स। ये नाम करके मैंने ग्रीन ऑर्गेनिक्स, ठीक है सर, मैंने अपना चैनल बना रखा है। इसके माध्यम से मैं ये लगा लो हर 5वें 7वें या 10वें दिन एक वीडियो डालता हूँ जिसके अंदर मैं केवल और केवल ऑर्गेनिक के बारे में बात करता हूँ। और सर अगर कोई भी भाई मेरे से अगर मिलना चाहता है या फिर मेरे से पास आके यूनिट के बारे में जानना चाहता है, यूनिट स्टेबलाइज करवाना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, ट्रेनिंग का सर मैं कोई चार्ज नहीं लेता, पर्टिकुलर मेरे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं देता मैं। बस ट्रेनिंग यही है, कोई भी भाई अगर आता है तो 2, 4, 5, 10 घंटे उसको अगर यहाँ रहना है तो वो आराम से रहे, मेरे से जो बात पूछनी वो पूछे। अगर यूनिट स्टेबलाइज करवा लेता है या फिर खुद से कर लेता है कहीं से भी, ये भी नहीं है कि सर वो मेरे से केचुए लेगा तो ही मैं उसकी मदद करूंगा। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से कॉल आते हैं, मैं आराम से जो भी आता है उनको मैं बोलता हूँ कि सर जो भी समस्या हो आप मेरे से कंसल्ट करें, तो मैं मेरे मोबाइल नंबर आपको दे दूंगा सर, आप वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि दीपक जी इतने अच्छे से हर चीज़ को बताए, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझाए। मैं उनका पूरा YouTube का डिटेल आपको इस वीडियो में दे दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ उनको संपर्क करने के लिए एड्रेस और मोबाइल नंबर भी आपको वीडियो में भी दिख जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं जाके। तो दीपक जी, आप इतना अपना कीमती समय दिए इस चैनल पे आया, एक एक चीज़ के लिए जानकारी को पूरे डिटेल किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, धन्यवाद।